चलो तो फटाफट से अभी अगला टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी। और जब हम टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी की बात कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि ऑटोप्सी क्या होती है। ठीक है, तो वो टॉपिक पहले पढ़ लें अगर नहीं क्लियर है तो। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी। बेसिकली एग्जाम में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंपेयर पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी विथ मेडिको लीगल ऑटोप्सी एंड गिव रीजन व्हाई कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ठीक है, सो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे कि दोनों ऑटोप्सी क्या है और कैसे ये काम करती है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी दिक्कत आने वाली है इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलो देखते जाते हैं फटाफट। तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्या होती है? मेडिको लीगल ऑटोप्सी ऐसी ऑटोप्सी है जो लॉ का मैंडेट है, जो की जाती है ऑन द ऑर्डर ऑफ लॉ। ओके, इट इज़ डन इन केस ऑफ सडन सस्पिशियस एंड अननेचुरल डेथ्स। ये मेडिको लीगल ऑटोप्सी है। इसके अपोजिट अगर पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी को देखें तो कॉन्सेप्चुअली पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी इज जस्ट अनदर इन्वेस्टिगेशन, है ना। कैसे? जैसे सीटी स्कैन होता है ना। तो सीटी स्कैन कैसे होता है कि क्लिनिशियन को चाहिए अपने पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन में उसे सीटी चेस्ट कराना है या सीटी एब्डोमेन कराना है या सीटी हेड कराना है, तो क्या करते हैं, वो पेशेंट से बताते हैं पेशेंट को कि हमें ये इन्वेस्टिगेशन करानी है, और बस ऑर्डर फॉर्म भर के और दे देते हैं, या रिक्विजिशन फॉर्म भर के, एक रिक्विजिशन भर के और दे देते हैं। पेशेंट को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ले जाया जाता है जहाँ भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और वहाँ पे उसका एक सीटी स्कैन हो जाता है और पेशेंट वापस आ जाता है। फिर वो जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट है वो रेडियोलॉजिस्ट और क्लिनिशियन जो डिस्कस कर लेते हैं। इन द सेम मैनर अगर देखा जाए तो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी इज जस्ट अनदर इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो ये कैसा है, ये एक्चुअली एक मेडिकल एग्जामिनेशन है विच इज परफॉर्म्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लिनिशियन एंड इज डन बाय अ पैथोलॉजिस्ट विद द कंसेंट ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, है ना। डिफरेंस क्या पड़ गया बस कि जब आप किसी पेशेंट को किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हो और अगर कंसेंट की जरूरत है उसमें, तो कंसेंट यूजुअली जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीटी स्कैन के लिए आते हो तो वो सीटी स्कैन जो कर रहा है पेशेंट, वही डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट है वही कंसेंट ले लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि पेशेंट सामने होता है ना, तो उससे कंसेंट लिया जा सकता है। पर जो पर्सन डेड हो चुका है उसके लिए कंसेंट कौन देगा, तो नेक्स्ट ऑफ किन से कंसेंट लेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब ये कि इसके क्या टाइप्स हैं या इसको और क्या कहा जाता है। तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी के बेसिकली दो टाइप होते हैं, फोरेंसिक ऑटोप्सी और नॉन फोरेंसिक ऑटोप्सी। थोड़ा अजीब है, ठीक है। यानी कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी के दो टाइप हैं, फोरेंसिक ऑटोप्सी और नॉन फोरेंसिक मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ये थोड़ा पीजी लेवल की चीज़ है, इसको लास्ट स्लाइड में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट ये हैं दो टाइप्स, ठीक है। अगर आप देखें पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी को, तो उसके टाइप, उसके जो और नाम है, टाइप्स तो नहीं पर उसके दूसरे जो नाम है, मेडिकल ऑटोप्सी, क्लिनिकल ऑटोप्सी, एकेडमिक ऑटोप्सी और हॉस्पिटल ऑटोप्सी, इनके अपने अपने रीज़न है सभी, जो अलग अलग नाम है इसके। हॉस्पिटल ऑटोप्सी क्योंकि हॉस्पिटल में की जाती है इसलिए हॉस्पिटल ऑटोप्सी, या हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट पे की जाती है इसलिए हॉस्पिटल ऑटोप्सी। क्लिनिकल ऑटोप्सी क्योंकि क्लिनिशियन उसको ऑर्डर करते हैं तो क्लिनिकल ऑटोप्सी हो गई। सेम वे मेडिकल ऑटोप्सी क्योंकि मेडिकल रीजन से की जा रही है तो मेडिकल ऑटोप्सी है। पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी क्योंकि पैथोलॉजिस्ट परफॉर्म कर रहा है इसलिए पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। ठीक है, अब हम देखते जाते हैं डिफरेंसेस क्या हैं। तो जैसे सबसे पहला डिफरेंस है पर्पस का। पर्पस का डिफरेंस कैसा है, मेडिको लीगल ऑटोप्सी में क्या फाइंड आउट करते हो आप, कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ एंड मैनर ऑफ डेथ। पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में आप सिर्फ कॉज ऑफ डेथ पता करते हो। तो बोले कि नहीं सर मैनर ऑफ डेथ पता नहीं कर सकते पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में। अगर पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में नेचुरल के अलावा कुछ और मैनर है तो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर पैथोलॉजिस्ट के पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें मैनर ऑफ डेथ क्लियर नहीं है तो इट विल बिकम ए मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ठीक है, इसलिए बाय डिफॉल्ट पैथोलॉजिकल ऑटोप्सीज में हमेशा आपको मैनर ऑफ डेथ पता होता है और वो नेचुरल ही होता है। ठीक है, जैसे ही अननेचुरल होगा तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी की जाएगी फिर। ठीक है, जैसे देखो ऐसे केसेस मर्डर, सुसाइड, आरएसए, बर्न, ड्राउनिंग, इनमें सब में मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है। यहाँ पे लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं इसलिए होती है, तो ये मेडिको लीगल ऑटोप्सी का पर्पस है। इधर पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी का पर्पस टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे जो ऑटोप्सी की जा रही है वो इन्हांसमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज के लिए की जा रही है, बेसिकली एकेडमिक और रिसर्च पर्पस से की जा रही है। यहाँ सीखना सिखाना जो है वही मूल उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे कोई लीगल इशू इन्वॉल्व नहीं होता है और एब्सोल्युटली नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि, अगर यहाँ पे आप ये भी लिख देते हो ना कि यूजुअली नो लीगल इशू इज इन्वॉल्व, तो आप गलत हो, क्योंकि यूजुअली की भी कोई स्पेस नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में है डिफरेंस बिल्कुल। अगर मैनर ऑफ डेथ क्लियर नहीं है वो मेडिको लीगल ऑटोप्सी होगी, अगर लीगल इशू इन्वॉल्व है वो मेडिको लीगल ऑटोप्सी ही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना है बिल्कुल यहाँ पे आंसर, ऐसे यूजुअली और मे बी लगा के नहीं लिखना है। ओके, चलो फिर नाउ द मैनर ऑफ डेथ।
दैट इज सर्कमस्टेंसेस क्या थे, डेथ के सर्कमस्टेंस क्या थे। तो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में ऑब्वियसली सर्कमस्टेंस कैसे हैं, नेचुरल हैं। वो नेचुरल डिसीज, कोई डिसीज है एज के कारण या किसी बीमारी के कारण उसकी डेथ हुई है, और वो डेथ जो इस तरह की डेथ है वो अटेंडेड, एक फिजिशियन ने, किसी ने अटेंड किया होगा उसको, तभी पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी आप कर सकते हो। एज अगेंस्ट जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूजुअली कैसे एक्सीडेंट, सुसाइड, होमिसाइड होते हैं, और मैनर ऑफ डेथ अल्टीमेटली अनडिटरमाइंड भी रह सकता है इस ऑटोप्सी में, ठीक है। और नेचुरल भी हो सकता है, मतलब सर नेचुरल तो पैथोलॉजिकल नहीं। देखो आप देखते हो ना ऐसा कि न्यूज़ में कितनी बार आता है कि ये कोई लड़का खेल रहा था, बास्केटबॉल खेलते खेलते लड़का कोलैप्स हो गया, 24 साल का लड़का कोलैप्स हो गया। तो जो कोलैप्स हुआ अब उसको ठीक है क्योंकि सडन डेथ है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर मेडिको लीगल ऑटोप्सी की जाएगी, और मेडिको लीगल ऑटोप्सी में भी कॉज ऑफ डेथ ऐसा कुछ निकल सकता है। जैसे वो हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, तो वो क्या है, वो तो मैनर तो फिर वहाँ नेचुरली हुआ ना अल्टीमेटली। अब कौन करता है ऑटोप्सी, तो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में बड़ा क्लियर है कि पैथोलॉजिस्ट करता है। यहाँ पे एग्जाम में मैं देखता हूँ कि कई बार बच्चे जो है मेडिको लीगल ऑटोप्सी में लिख देते हैं कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट करता है, और पैथोलॉजिकल में लिख देते हैं पैथोलॉजिस्ट करता है। तो यहाँ तो आप ठीक हो इस तरफ तो, लेकिन यहाँ पे आप थोड़े से गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में लीगली कोई भी MBBS RMP है ना, क्योंकि RMP वर्ड थोड़ा ज़्यादा जनरल है, RMP बहुत सारी ब्रांचेस में यूज़ हो जाता है। सो कौन से RMP की बात कर रहे हैं हम, जो MBBS वाले RMP हैं। सो एनी MBBS RMP कैन डू पोस्टमार्टम इन इंडिया। इसका मतलब आफ्टर MBBS आप कर सकते हो, MD के बाद भी कर सकते हो, और इसीलिए यही तो हमारा बहुत बार इशू होता है ना, कि हम देखते हैं कि जो MD पीडियाट्रिक कर लिया आपने, MD मेडिसिन कर लिया, और फिर भी आपको ऑटोप्सी करनी पड़ रही है। तो क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि MBBS इज सफिशिएंट टू डू द ऑटोप्सी। और इसका एक रीज़न ये भी है कि फॉरेंसिक मेडिसिन के जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत कम है इंडिया में, और क्योंकि लीगल मैंडेट है तो सरकार तो जो जिसने MBBS किया उससे पोस्टमार्टम करवा लेती है, वो सेटिस्फाइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। फिर मेडिको लीगल ऑटोप्सी प्रेफरेबली डे लाइट में की जाती है, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी कभी भी की जा सकती है। मतलब कभी भी की जा सकती है, क्यों सर कभी भी क्यों करते हो, इसलिए करते हैं कभी तो भी क्योंकि जैसे सपोज किसी पेशेंट की रात को 7 बजे 8 बजे डेथ हुई, ठीक है, क्लिनिशियन ने रिलेटिव से बात की, उन्होंने कंसेंट भी दे दिया। अब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट पहुंची रात को 8-9 बजे, कि 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी पहुंची, तो अगर आप ये कहोगे कि नहीं हम कल सुबह 8 बजे 9 बजे स्टार्ट करेंगे ऑटोप्सी, तो हो सकता है तब तक कंसेंट ही विड्रॉ हो जाए, क्योंकि वो फिर रिलेटिव चाहेंगे, उन्हें अंतिम संस्कार करना है, तो वो चाहेंगे कि अब बॉडी लेके हम आगे बढ़े सर। तो तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उस है, बिल्कुल इसका रीज़न बहुत ही प्रैक्टिकल है कि भाई अभी आप ऑटोप्सी कर लो, जैसे ही आपको कंसेंट मिला है करो, और बॉडी हैंड ओवर करो, क्योंकि रिलेटिव्स को आगे अंतिम संस्कार भी करना है। तो बोले सर सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ क्यों नहीं लगाते मेडिको लीगल ऑटोप्सी में, वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। देर आर सो मेनी रीजंस कि क्यों मेडिको लीगल ऑटोप्सी दिन में ही की जाती है, अपार्ट फ्रॉम द रिसोर्स कंस्ट्रेंट, क्योंकि पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी इज नॉट ए रूटीन फिनोमिना, ये भी एक चीज़ है, इट्स नॉट ए रूटीन फिनोमिना, बट मेडिको लीगल ऑटोप्सी तो रूटीन है, वो रोज ही हो रही हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में हो रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी एक चीज़ और है कि नाइट ऑटोप्सी स्टार्ट हो चुकी हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है, कई जगह पे होती है नाइट ऑटोप्सीज भी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस, जगह टू जगह वेरी करती है चीज़ें। कभी केस ही ऐसा होता है कि जिसके को ऑटोप्सी ना करने के कारण लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, तो फिर नाइट में भी कर देते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पे तो कभी नाइट ऑटोप्सी की बात करेंगे तब बताएंगे, बट अभी के लिए प्रिफरेबली डे लाइट में की जाती है, बट गवर्नमेंट इंडिया के ऑर्डर हैं, और तो नाइट ऑटोप्सी की जा सकती है अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो, और केस की अगर मांगे तो भी की जा सकती है। अगेन फिर पार्शियल ऑटोप्सी पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में कैन बी डन भी है, और कई बार तो वही हो जाता है, जैसे कि कोई केस ऐसा होता है जिसमें आपको पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी करनी है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि जो भी ट्यूमर है या जो भी बीमारी है जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, उसके लिए ब्रेन ओपन करने की ज़रूरत नहीं, मतलब क्रेनियल कैविटी ओपन करके ब्रेन तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बीमारी यहीं कहीं है, हार्ट में, लंग में, किडनी में कहीं पे है, तो ठीक है। और कई बार पार्शियल ही मिलता है, कंसेंट भी पार्शियल मिलता है कि पूरी बॉडी ओपन करने का कंसेंट ही नहीं देते रिलेटिव, तो ठीक है, फिर उस कंडीशन में पार्शियल भी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंप्लीट का चांस मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो पार्शियल भी हो सकती है। यहाँ पे सीन कैसे है कि क्योंकि आप मेडिको लीगल एक इशू को हैंडल कर रहे हो, तो यू शुड वर्क इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब आप पार्शियल ऑटोप्सी करोगे तो फिर किसकी पार्शियल करोगे किसकी नहीं करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, जब आपको
ना कॉज क्लियर है ना मैनर क्लियर है, कई बार बॉडी टुकड़ों में आती है, कई बार बॉडी डिकम्पोज कंडीशन में आती है। तो एटलीस्ट यू शुड कंप्लीट द प्रोसीजर। एक बार जो प्रोसीजर प्रोटोकॉल बन गया उसको सबने एज एज इट इज़ एक जैसा फॉलो करना है, इसलिए ये कंप्लीट ही की जाती है। पार्शियल ऑटोप्सी का कोई रोल नहीं है मेडिको लीगल में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्राइम सीन की या डेथ सीन की, सीन ऑफ डेथ बोल लो, है ना, कि कहाँ पे हुई, तो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी किसकी करते हैं? पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी यूजुअली उसकी डेथ हॉस्पिटल में ही हुई होती है, हॉस्पिटल में ही डेथ होती है। या फिर हो सकता है और कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, कोई इस तरह की बीमारी हो कि कोई क्रोनिकली इल है और पेलिटिव केयर पे हो कोई पेशेंट, तो वो हो सकता है घर में भी डेथ हो। बट पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी मोस्टली कहाँ होगी? हॉस्पिटल में डेथ होगी, विटनेस डेथ होगी। यहाँ कैसा होगा? यहाँ तो कुछ भी हो सकता है भाई, बॉडी किसी जंगल में भी मिल सकती है, हो सकता है कि बॉडी को मूव कर दिया जाए डेथ होने के बाद में। तो यहाँ पे जो वह जो सीन ऑफ डेथ जो है उसको, उसका बहुत बड़ा एक रोल है कॉज ऑफ डेथ और मैनर ऑफ डेथ डिसाइड करने में। अब अगर बात करें कंसेंट की, तो यही हमारा क्वेश्चन भी था, कंसेंट ऑफ रिलेटिव और नेक्स्ट ऑफ किन। तो कंसेंट का सीन कैसा बनेगा कि पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में कंसेंट ऑफ रिलेटिव इज ए मैंडेटरी प्री रिक्विजिट, उसके बिना आप पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी कर ही नहीं सकते। अरे कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो आप बिना कंसेंट के? मैंने बताया ना, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी इज जस्ट लाइक अनदर इन्वेस्टिगेशन जो हम क्लिनिकल में करवा रहे हैं। तो आप सीटी स्कैन कराते हो तो तब भी तो पेशेंट का कंसेंट लेते हो ना। अब यहाँ पेशेंट तो कंसेंट दे ही नहीं सकता, तो तो फिर नेक्स्ट ऑफ किन का कंसेंट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ किन का एक ऑर्डर भी है, जनरली मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में यही फॉलो होता है कि स्पाउस देन चिल्ड्रन ऑफ, जो भी लीगल एज की होंगे ऑब्वियसली चिल्ड्रन तभी, और या फिर पेरेंट्स और फिर सिबलिंग्स और फिर लीगल गार्जियंस। सो ऐसे करके एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए आपको कंसेंट लेना होता है। कंसेंट वैसे ही लेना होता है जैसे लेना होता है, यानी कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना है। कंसेंट का मतलब ये होता है ना कि आप पेशेंट को और यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ किन को जो भी आप प्रोसीजर करने जा रहे हो उसके प्रोस एंड कॉन्स, लॉस बेनिफिट सारा कुछ समझाओगे, वही करना है, वो करके कंसेंट लेना है। कंसेंट मिलता है तो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ कैसा है, बिल्कुल सीन उल्टा है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी में कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड तो ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि ऑटोप्सी इज डन ओवर एंड अबव द ऑब्जेक्शन ऑफ रिलेटिव। क्यों? क्योंकि मेडिको लीगल ऑटोप्सी कब हो रही है? जब सडन और सस्पिशियस डेथ हुई है, और जब डेथ ही सडन और सस्पिशियस है तो इसका मतलब हमें नहीं पता कि ये क्राइम किसने किया है। हो सकता है कोई रिलेटिव ही इन्वॉल्व हो, तो वो तो मना करेगा ही ऑटोप्सी करने से। तो अगर हम कंसेंट का क्लॉज डाल दें इसमें मेडिको लीगल ऑटोप्सी में, तो उसका बेसिक पर्पस ही डिफाई हो जाएगा ऑटोप्सी करने का। क्योंकि जो क्रिमिनल है उसी से आप कंसेंट ले रहे हो तो वो तो कंसेंट देगा नहीं ना, तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर अगला आता है कि कौन रिक्वेस्ट करता है इसके लिए। तो हम जैसे यूजुअली इंडिया में जब हम देखते हैं तो हम ऑटोप्सी करते हैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट में, मेडिको लीगल ऑटोप्सी करते हैं, या कोई आरएमपी यानी कि एमबीबीएस आरएमपी अगर ऑटोप्सी कर रहा है तो कैसे करेगा? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस, और इट मे बी ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट, है ना, जो भी कंडीशन हो उसके हिसाब से, जो भी इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो। जो मैं बार बार आईओ बोलता रहता हूँ कई बार, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो कॉमन टर्म है इनके लिए। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कब होता है? पुलिस जनरल सारे केस पुलिस ही लेके आती है, मजिस्ट्रेट कब लेके आते हैं? कोई डाउरी डेथ का केस है, या फिर अपना ये कस्टोडियल केस जो होते हैं, इनको यूजुअली मजिस्ट्रेट लेके आते हैं, उनमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इंडिया से बाहर निकलो तो यूएसए की कुछ स्टेट्स में मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है, कुछ जगह पे कोरोनर सिस्टम है, देश में सॉरी फॉरेन में कुछ जगह पे प्रोक्यूरेटर फिजिकल सिस्टम है। तो वो जैसा जहाँ का सिस्टम हो लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से वैसा वहाँ पे रहेगा, वो करना है। पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में अगेन द सेम थिंग, इट इज जस्ट अनदर इन्वेस्टिगेशन, तो इट कैन नॉट बी ऑर्डर्ड बाय एनीवन, इट कैन बी रिकमेंडेड बाय समवन, यानी कि क्लिनिशियन, और बस वो क्लिनिशियन रिकमेंड कर रहा है तो उस पर कर सकते हैं पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। रिलेटिव की रिक्वेस्ट पे भी हो सकती है। जो ये मैंने रेयरली लिख दिया यहाँ पे, ये एक्चुअली एडल्ट्स के लिए ठीक है। एडल्ट ऑटोप्सी में रेयरली ही कभी रिक्वेस्ट आती है रिलेटिव्स की तरफ से, कि कोई बहुत इतना जागरूक रिलेटिव हो कि वो कहे कि नहीं नहीं ऑटोप्सी करके देखो, कि हो सकता है कि घर के दूसरे लोगों के लिए कुछ भला हो जाए, इसमें कुछ ऐसा कॉज ऑफ डेथ निकल जाए, कुछ जेनेटिक फैक्टर निकल जाए जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भला हो जाए, है ना। पर इतने जागरूक लोग काफ़ी कम होते हैं। पर हाँ, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी को अगर हम एज वाइज कैटेगराइज करें तो एक फीटल ऑटोप्सी भी तो होती है। फीटल ऑटोप्सी में क्या होता है, एक मिसकैरेज हुआ और उस फीटस की ऑटोप्सी की जाती है टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न था, है ना। तो वो ऑटोप्सीज बहुत फ्रिक्वेंटली होती हैं कंपैरेटिवली।
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिलेटिव कह रहा हूँ, मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब फ्रिक्वेंटली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स बेसिकली। तो पेरेंट्स ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फीटस की ऑटोप्सी करके देखो कि क्या रीज़न है कि हमारा मिसकैरेज हुआ है। ठीक है, चलो अब बात आती है आइडेंटिफिकेशन की। देखो अगेन आइडेंटिफिकेशन में कैसा, आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि जिसकी हम ऑटोप्सी कर रहे हैं वो डेड बॉडी कैसे हो सकती है, नोन हो सकती है, अननोन हो सकती है। उसका आइडेंटिटी नोन भी हो सकती है और अननोन भी हो सकती है। अब पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में ऑब्वियसली क्या होगी, आइडेंटिटी नोन होगी, क्योंकि जैसे ही आइडेंटिटी अननोन होगी तो मेडिकल ऑटोप्सी बन जाएगी। तो सर अच्छा नोन केसेस में पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी करते हैं और अननोन केस में मेडिकल ऑटोप्सी करते हैं, नहीं रे, मेडिकल ऑटोप्सी नोन और अननोन दोनों में हो सकती है ना। नोन में तो हो ही सकती है, अननोन में तो होती ही है, और नोन की भी हो सकती है। कैसे, ठीक है एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ या उसके साथ कुछ असॉल्ट हुआ है, उससे हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई, फिर उसकी ऑटोप्सी हो रही है, तो नॉन केसेस ही होते हैं वो तो। ठीक है, अननोन भी हो सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट या मर्डर का केस है, वो आया हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन पता ही नहीं चला कि था कौन, तो पुलिस करवाती है फिर ऑटोप्सी ऐसे केसेस में, अननोन केसेस की भी करवाती है। और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बॉडी मिली ही किसी ऐसी हालत में, डिकम्पोज कंडीशन मिली, स्केलेटनाइज बॉडी मिली है ना, तो आइडेंटिटी करने के पर्पज से ही कई बार ऑटोप्सी की जाती है। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस, है ना, कि यहाँ पे जो मेडिकल ऑटोप्सी है उसमें आइडेंटिफिकेशन हमें पता नहीं होता पेशेंट का, सॉरी डिसीज का, और कई बार प्रिजम्पटिव चीज़ें हम उसमें कलेक्ट करते हैं, वो उसको पूरा अपने आप में टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन, उसको पढ़ाऊंगा कभी तो फिर ये बताऊंगा, अभी के लिए थोड़ा ये रख लो। कुछ चीज़ें हमारे पास प्रिजम्पटिव होती हैं, कुछ कन्फर्मेटरी होती हैं, है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं। और इधर क्या होगा, इधर तो बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से हम दूसरे इन्वेस्टिगेशन में करते हैं कि ओटी में आप पेशेंट शिफ्ट करते हो तब भी चेक करते हो ना कि हाँ ये वही पेशेंट है जिसका ऑपरेशन होना है। कैसे करते हो, हॉस्पिटल ब्रेसलेट होते हैं या टैग लगे होते हैं पेशेंट पे, पेशेंट से पूछते हो और उसका मेडिकल रिकॉर्ड देखते हो। यहाँ पेशेंट से पूछ नहीं सकते, बस यही है डिफरेंस, बाकी तो सब वही का वही है, हॉस्पिटल ब्रेसलेट, टैग देखो, मेडिकल रिकॉर्ड देखो और देख लो कि उसी की ऑटोप्सी कर रहे हो जिसकी करनी है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें टाइम ऑफ डेथ की, तो टाइम ऑफ डेथ में कैसा सीन बनेगा कि पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी किसकी करते हो आप, जिसकी हॉस्पिटल में डेथ हुई है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट था, 2-3 महीने से इलाज चल रहा था, डायग्नोसिस बन नहीं रहा था, इसलिए तो कर रहे हो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। तो वहाँ पे कॉज ऑफ डेथ, सॉरी टाइम ऑफ डेथ जो है वो पता ही नहीं होता, मतलब विटनेस्ड होता है, डॉक्टर्स के सामने डेथ हुई होती है फॉर श्योर, इन ऑलमोस्ट एवरी, मतलब ऑलमोस्ट सारे केसेस में, कोई तो कोई ड्यूटी डॉक्टर वहीं होगा ही सही, मोस्ट ऑफ द टाइम उसे रिसक्सिटेड भी किया जाता है। तो एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ हमेशा ही पता होता है पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में, लेकिन मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में ऐसा नहीं होता। मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में ऐसा हो भी सकता है, अगेन द सेम थिंग, पेशेंट कोई है, उसका एक्सीडेंट हुआ या असॉल्ट हुआ है, उसे लाया गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर्स के सामने डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो फिर हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि कब डेथ हुई है, कब इसकी डेथ अनाउंस की गई, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अनविटनेस्ड हो डेथ, है ना, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, हम पोस्टमार्टम चेंजेस को असेस करके उससे हम निकाल लेंगे टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मेनली दो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, देखो मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में, एक आप पॉइजनिंग के केसेस में कराते हो, उसमें क्या करते हो आप, विसरा को सील करके और सेंड करते हो कहाँ पे, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर हिस्टोपैथ करवानी हो तो हिस्टोपैथ भी करवाई जा सकती है। हिस्टोपैथ कराने के दो तरीके हो सकते हैं, कई बार कुछ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके इन हाउस फॉरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है उनके पास खुद की, तो उसमें कर लेते हैं हिस्टोपैथ। और मोस्टली ये होता है कि जिस मेडिकल कॉलेज में हो रही होती है ऑटोप्सी, वहीं पे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, तो आप बस उनको सील करके और पुलिस को हैंड ओवर कर दो, पुलिस पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जमा कर देगी। या फिर अगर किसी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या CSC PSC पे कर रहे हो तो भी सेम ही है, आप जस्ट लाइक जैसे आप विसरा पैक करते हो पॉइजनिंग के लिए, वैसे ही आप विसरा पैक करोगे हिस्टोपैथ का और भेज दोगे टू द कंसर्न मेडिकल कॉलेज जो भी आपके आसपास है, जहाँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट एक तरह से उनका जुरिडिक्शन बन जाता है वो केसेस लेने का। FSL का भी ऐसे होगा, FSL का एक जुरिडिक्शन होता है, उस जुरिडिक्शन में जितने भी जैसे हमारे चंडीगढ़ में FSL चंडीगढ़ है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़ है, अपने पंजाब की खरड़ में है, इस टाइप से जो भी जहाँ पे जुरिडिक्शन होगा उसका वो ले लेंगे। एक मधुबन में है। ओके, नाउ बात करें अगर पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी की, तो हिस्टोपैथोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, मतलब जब भी आप पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी कर रहे हो तो आप ऑटोप्सी करोगे, ग्रोसिंग करोगे और फिर हिस्टोपैथ करोगे ही करोगे, उसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं होगी, तो वो तो उसका पार्ट एंड पार्सल है। तो इसलिए मैंने लिखा कि वो रूटीनली क्या है, वो तो पार्ट ही है उसका, उसके बिना वो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई ही नहीं, है ना। पॉइजनिंग या फिर और भी कोई दूसरा
टेस्ट यूजुअली इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो जो एनालिसिस मैंने यहाँ विसरा का लिख दिया, ये पॉइजनिंग की बात नहीं हो रही है। अगर कोई और एनालिसिस चाहिए आपको, माइक्रो से कोई इन्वेस्टिगेशन कराना है, बायोकेम का कोई इन्वेस्टिगेशन कराना है, कई बार बोन मैरो एग्जामिन करनी होती है, तो वो सब आप हॉस्पिटल के अंदर ही करवा सकते हो। सैंपल जस्ट लाइक आप जैसे एक जिंदा आदमी में से भी तो आप सैंपल निकालते हो ना, वैसे ही जब पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी करोगे तो उसका ब्लड ले लिया, बोन मैरो ले लिया और वो भेज दिया एनालिसिस के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में, जो भी कंसर्न वहाँ कर रहा होगा वो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ओके। अब रिपोर्ट किसको देते हैं? तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी में रिपोर्ट हमेशा किसको दी जाती है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। रिलेटिव्स को चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेंगे, आईओ से एनओसी इशू करवाएंगे और वो एनओसी लेके आएंगे तो हम उन्हें दे सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो आईओ के अलावा और किसी को नहीं दिया जाता। इवन यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मतलब यहाँ पे कई लोग कई बच्चे लिख देते हैं कि रिपोर्ट गिवन टू पुलिस। नहीं, पुलिस बहुत जनरल टर्म हो गई। पुलिस मतलब कोई भी पुलिस उठ के आ जाएगी, दे दोगे उसको। चंडीगढ़ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, हरियाणा से पुलिस आ गई, उन्होंने मांगा लाओ दे दो जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दे दोगे उसको? नहीं। तो नहीं सर, वो चंडीगढ़ पुलिस आएगी उसको दे देंगे। तो चंडीगढ़ पुलिस आएगी तो चंडीगढ़ पुलिस में कोई भी आ जाएगा उठ के तो उसको दे दोगे? नहीं ना। उसके थाने से कोई और बंदा आ गया उसको दे दोगे? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, रिपोर्ट इज ऑलवेज गिवन टू ओनली टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके अलावा और किसी को नहीं देनी है। इधर क्या सीन है? इधर सीन बिल्कुल उल्टा है। इट्स जस्ट लाइक जैसे सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट, हालांकि वहाँ पे अपन रिलेटिव्स को दे देते हैं, रिलेटिव जाके दिखाता है वापस क्लिनिशियन को, पर इट्स लाइक वो रिलेटिव्स के लिए लिखी नहीं जाती है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आपको कि आप जब भी क्लिनिशियंस ये जो अपने जो भी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनमें जो लैंग्वेज है वो क्यों मेडिकल लैंग्वेज होती है? क्योंकि डॉक्टर्स के लिए ही रिपोर्ट लिखी जाती है। और क्यों एमएलआर और पीएमआर की जो लैंग्वेज है वो एक लेमैन लैंग्वेज होती है? क्योंकि वो लिखी इनके लिए जाती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए, जज के लिए, कोर्ट के लिए, लॉयर्स के लिए, है ना। तो ये किसके लिए दी गई है रिपोर्ट? पैथोलॉजिस्ट ने बनाई है रिपोर्ट फॉर द क्लिनिशियन। तो यूजुअली क्या होता है, क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीट्स होती हैं, उनमें ये रिपोर्ट डिस्कस होती हैं, उनमें ये केस डिस्कस होते हैं। हाँ, अगर रिलेटिव्स मांगते हैं तो एज ए मैटर ऑफ कर्टसी उनको दी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं दी जाएगी। बॉडी किसको हैंड ओवर करेंगे? ऑब्वियसली पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में रिलेटिव्स को ही देंगे और यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ही देते हैं। बोले नहीं सर, मैं तो पोस्टमार्टम अटेंड किया था, उसमें तो रिलेटिव्स को दे दी थी। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखना ध्यान से, उसके लास्ट में हम लिखते हैं कि क्या क्या हैंडओवर किया गया, उसमें बॉडी लिखा होता है स्पेसिफिकली कि डेड बॉडी आफ्टर पोस्टमार्टम, ये सैंपल्स एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज हैंडेड ओवर टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ही हैंड ओवर कर रहे हैं हम, वो वहीं के वहीं हाथों हाथ रिलेटिव्स को दे रहा है, वो उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। पर हम किसको हैंड ओवर करते हैं? हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। फिर टेस्टिफाइंग इन कोर्ट, ऑब्वियसली पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी करने के बाद में आपको कोर्ट में टेस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन मेडिको लीगल ऑटोप्सी में इसकी ज़रूरत पड़ ही सकती है। वो केस टू केस रहेगा। किसी केस में अगर वो तो कोर्ट का है, जज का फैसला है, उन्होंने अगर बुलाना है आपको तो बुलाएंगे, नहीं बुलाना तो नहीं बुलाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द केस, है ना। फिर आप बात करें रेट की, तो रेट का ऐसा है कि थोड़ा अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, जो ये बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो है वो, उसका रेट तो इंक्रीज ही होता जा रहा है टाइम के साथ में धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही है तो हमारा कंसर्न बढ़ता जा रहा है ना, अननेचुरल डेथ्स के लिए। तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी ऑब्वियसली बढ़ रही है, बट पैथोलॉजिकल ऑटोप्सीज का ट्रेंड है ना, स्पेशली 1950s के बाद में डाउन होना शुरू हो गया ड्यू टू नए नए जो इन्वेस्टिगेशन टूल आ गए हैं। अब सीटी स्कैन, एमआरआई इतने हाई लेवल के हो रहे हैं और भी पैट स्कैन आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लिनिशियंस को वैसे ही पता चल जाती हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा कम होता जा रहा है। हालांकि फिर भी अभी भी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्लिनिकल टूल टू लर्न मेडिसिन। और अब उस बात का जवाब दे देता हूँ जो मैंने शुरू में बोला था। मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो है वो दो तरह की होती है, फॉरेंसिक और एक नॉन फॉरेंसिक। फॉरेंसिक ऑटोप्सी किसको बोलते हैं? जहाँ पे जो फ्रैंक क्रिमिनल केस है, कि जहाँ पे बिल्कुल मर्डर टाइप का ही सीन बन रहा है, वो होती है फॉरेंसिक ऑटोप्सी। और जहाँ पे कुछ रूटीन टाइप का केस है वो नॉन फॉरेंसिक ऑटोप्सी है। एक तरीका ये भी दिया जाता है इसको करने का कि जहाँ पे कोई सिविल और क्रिमिनल इंटरेस्ट हो तो वो फॉरेंसिक ऑटोप्सी है, और सिविल क्रिमिनल इंटरेस्ट नहीं है तो नॉन फॉरेंसिक ऑटोप्सी है। बट आई डोंट एग्री विद दिस डेफिनेशन, बिकॉज सिविल और क्रिमिनल इंटरेस्ट ना हो ऐसी कोई मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती ही नहीं है। कुछ नहीं तो कम से कम एक इंश्योरेंस पर्पस तो होगा ही उसमें, बिना सिविल इंटरेस्ट के कोई नहीं होती ऑटोप्सी। तो ये ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली ये स्लाइड उन्हीं के लिए है। तो मेडिकल ऑटोप्सी के यानी कि पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं।
जैसे एब्डोमेन विद ब्रेन, एब्डोमेन विदाउट ब्रेन, एब्डोमिनोथोरेसिक विद ब्रेन कंप्लीट ऑटोप्सी बोलते हैं ना जिसको, एब्डोमेन थोरेक्स ब्रेन सारा देख लिया वो वाली, और एब्डोमिनोथोरेसिक विदाउट ब्रेन जिसको यूजुअली पार्शियल ऑटोप्सी कहा जाता है। ब्रेन ओनली ऑटोप्सी भी होती है, ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड भी होती है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दूं लास्ट में कि पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, यहाँ दो चीज़ें हैं, एक हमारे पीजीज के नॉलेज के लिए और हमारी यूजीज के लिए भी जो आगे जाके कभी ना कभी पीजी करेंगे। भारत में मेरे नॉलेज में सिर्फ दो ही कॉलेज हैं जहाँ पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी एक्चुअली होती है। उसमें से एक है हमारा पीजीआई चंडीगढ़ और दूसरा सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है। और जो, क्योंकि मैं पीजीआई से हूँ तो मुझे वहाँ का जो ट्रेंड है, वो हो सकता है आप में से कुछ लोग कभी ज़िंदगी में पीजीआई में जाएंगे एमडी करने, और आप वहाँ देखेंगे या एसआरशिप करने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बड़ा अच्छा सा पैटर्न है कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली सीपीसीज होती हैं, एक्चुअली हर वीक ही होती है। एक स्टूडेंट सीपीसी होती है, एक स्टाफ सीपीसी होती है, यानी क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीट होती है बेसिकली, जिसमें इस तरह का कोई केस जिसकी पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई वो प्रेजेंट किया जाता है। और बड़ा अच्छा सीन होता है। सारे जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट जो क्लिनिकल साइड के हैं वो इकट्ठे बैठते हैं, और जैसे क्लिनिशियन आएंगे पहले वो अपना पूरा क्लिनिकल सिनेरियो बताएंगे पेशेंट का कि ये सीन था। अगर कुछ उसमें खास इन्वेस्टिगेशन हुए हैं तो कई बार उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्लिनिशियन भी कर देते हैं, नहीं तो फिर रेडियोलॉजिस्ट भी आ सकता है करने के लिए, और वो सारा डिस्कस होता है। और उसके बाद फिर पैथोलॉजिस्ट आते हैं, यानी कि यूजली जेआरएसआर होते हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट होते हैं। वो लोग मिलके सारा एक्सप्लेन करते हैं कि हमने जब ऑटोप्सी की तो हमें कैसे कैसे ऑर्गन्स मिले, ग्रोसिंग पूरी ग्रोस पिक्चर्स दिखाई जाती है यहाँ पे ऑटोप्सी की, मतलब बढ़िया मेटिकुलस ऑटोप्सी करके उसकी फोटोग्राफी की जाती है ऑर्गन्स की ग्रोसिंग करके। और फिर उनकी ऑब्वियसली हिस्टोपैथ की आपने तो माइक्रोस्कोपिक जो व्यूज़ हैं वो दिखाए जाते हैं। और फिर फाइनली पैथोलॉजिस्ट अपना एक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस देता है, और फिर होता है शुरू डिस्कशन। सो वो जो लर्निंग है वहाँ पे, जो पीजीआई चंडीगढ़ जिस चीज़ के लिए फेमस है, वो बेसिकली यहीं से आती है कि वहाँ जो रेगुलर जो ये होती हैं क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीट्स होती हैं। सो चलो, बेस्ट ऑफ लक। आप में से कभी कोई पहुँचे वहाँ पे तो बताना फिर कि सर हम पहुँच गए यहाँ पे, हम कर रहे हैं पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी या देख रहे हैं पार्ट है उसका पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी का। चलो, ओके, बाय।